डियर स्टूडेंट, अब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उस इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत मैंने आपको जो अध्ययन कराया है उसमें व्यापार की क्रियाओं का अध्ययन कराया, जिसमें बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराया। फिर व्यापार का जो आधार है आंशिक संतुलन और सामान्य संतुलन के अंतर्गत मैंने आपको अध्ययन कराया। व्यापार के सिद्धांत की आधारभूत अवधारणाओं का अध्ययन कराया और फिर इसके बाद में मैंने व्यापार की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के अंतर्गत आपको अध्ययन कराया। व्यापार की शर्तें का अध्ययन कराया, व्यापार के लाभ, और इसके बाद व्यापार के सिद्धांत की व्याख्या दो पक्षों से की जाती है, एक पूर्ति पक्ष और एक मांग पक्ष से, इसका अध्ययन कराया। मैंने पूर्ति पक्ष का और मांग पक्ष का भी अध्ययन कराया। फिर व्यापार का कारण क्या है इसका अध्ययन कराया और कारणों के बाद फिर मैंने आपको उत्पादन संभावनाओं और पूर्ति दशाओं के में अंतर का भी आपको अध्ययन कराया है और इसके बाद मांग दशाओं में अंतर का अध्ययन कराया। फिर पूर्ति एवं मांग की दशाएं व्यापार के कारण का प्रदर्शन करती हैं, उसका मैंने आपको रेखा चित्र बना करके अध्ययन कराया है। और इसके साथ ही अब मैं जो अध्ययन कराने जा रहा हूँ वह अध्ययन होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो महत्व है वह कैसे है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व में राष्ट्रों के सम्मुख ऐसे अवसर रखता है जिसके अधीन वह उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर सकता है, जिसको उत्पादित करने के लिए पर्याप्त साधन बहुलता विद्यमान हो। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो कि श्रम विभाजन के में संभव होता है, जिसके फलस्वरूप अधिक उत्पादन निम्न लागत पर प्राप्त होता है। इस प्रकार खुली अर्थव्यवस्था में विश्व सकल राष्ट्रीय आय के ऊंचे स्तर व अधिक भौतिक कल्याण की प्राप्ति करने में समर्थ बनता है। जिन स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जन्म एवं विकास का जो प्रभाव पड़ता है उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को आवश्यक एवं उपयोगी बनाने वाली परिस्थितियां हैं। अब देखिए परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, तो इसके अंतर्गत पहली एक परिस्थिति है कि विभिन्न देशों में प्राकृतिक साधनों की जो बहुलता है उस बहुलता में एवं उपलब्धता में अंतर होना, साथ ही मानवीय संसाधनों की बहुलता उपलब्धता में अंतर होना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि विभिन्न देशों में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का वितरण कैसा है, असमान होना। अगर जनसंख्या का वितरण समान होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है विभिन्न देशों में सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण, परंपरा, मूल्य, सांस्कृतिक धरातल में विभिन्नता विद्यमान है और संक्षेप रूप में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उस व्यापार का मुख्य कारण विभिन्न देशों में वस्तु व सेवाओं के कीमत स्तर में भिन्नता होना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
को आवश्यक बनाने वाले तत्वों में श्रम विभाजन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिसके अनुरूप एक देश वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है, उसी वस्तु का अधिक उत्पादन व निर्यात करता है। साथ ही अन्य वस्तुएं जिनके उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त नहीं कर पाया है, उन्हें दूसरे देशों से कोई भी देश आयात करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है, वह है अंतर क्षेत्रीय, यानी जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं। व्यापार की समानताएं। अब देखिए इसमें समानताएं क्या क्या हैं, तो देखते हैं। अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो समानताएं हैं, उसमें पहली जो समानता है वह है स्वभावतः अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि व्यापारिक व्यवहार चाहे वह देशी हो या विदेशी हो, दो पक्षों की अपेक्षा करता है, जिसमें एक क्रेता तथा दूसरा विक्रेता होता है। व्यापार तभी सफल होता है जब दोनों पक्षों को लाभ हो। अगर एक पक्ष को लाभ होता है और एक पक्ष को हानि होती है तो व्यापार संभव नहीं होगा। अंतर क्षेत्रीय व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो सहायता है या जो समानता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समानता क्या है? विभिन्न वस्तुओं द्वारा स्पष्ट हम इसे करते हैं, और इसमें पहला जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है क्रय विक्रय सामान्यतः एक ही देश के निवासी होने चाहिए। फिर से सुनिए एक बार, यानी जो क्रय विक्रय है उसके हेतु दो पक्षों आवश्यक हैं, यानी दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक क्रेता और दूसरा विक्रेता। देशी व्यापार में क्रेता व विक्रेता सामान्यतः एक ही देश के निवासी होते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विदेशी व्यापार में क्या होता है? अलग अलग देशों के निवासी होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि व्यापार मूलतः विनिमय की एक क्रिया है, यानी जो लेन देन है, एक्सचेंज है, उसकी एक क्रिया होती है, जिसका मूल आधार दोनों पक्षों द्वारा क्या होता है? प्राप्त होने वाला पारस्परिक लाभ है। देशी या विदेशी व्यापार में उपरोक्त, फिर से देशी या विदेशी व्यापार में उपभोक्ता की रुचि एवं जो पसंद है वह पसंद उनके अनुरूप होनी चाहिए। अगर पसंद अनुरूप नहीं है तो व्यापार संभव नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है, वह है देशी एवं विदेशी व्यापार की जो प्रगति है वह मुख्यतः श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर निर्भर करती है। प्रोफेसर वर्टिन, फिर से प्रोफेसर वर्टिन ओहलिन, जो वर्टिन ओहलिन हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार से भिन्न नहीं माना। क्यों?
क्योंकि उन्होंने कहा अंतर क्षेत्रीय व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई अंतर नहीं है, केवल परिभाषा परिमाण संबंधी अंतर है और एकल बाजार में या एकल बाजार के जो मूल्य हैं उन मूल्य सिद्धांत के विस्तृत रूप को अनेक बाजारों में प्रचलित मूल्य के विवेचन हेतु प्रयोग किया जाना संभव होता है। ओहलिन के अनुसार अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार का मुख्य आधार श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण है तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में वस्तु की जो पूर्ति है उस पूर्ति को जिन क्षेत्रों में अधिक है वहाँ से कम पूर्ति वाले क्षेत्रों की ओर क्या किया जाता है, वस्तु का स्थानांतरण करते हैं। और जब ये वस्तु का स्थानांतरण होता है तो साथ ही जो व्यापार है उस व्यापार का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, जो अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समान रूप से पाई जाती है। अब फिर पॉइंट आता है कि अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ओहलिन का विश्लेषण क्या है। तो देखिए, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बर्टिल ओहलिन का विश्लेषण, यानी बर्टिल ओहलिन का जो एनालिसिस है वह इंटर एवं इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है। तो देखिए, यहाँ इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल जो ट्रेड है उस ट्रेड के अंतर्गत ओहलिन का जो विश्लेषण है वह प्रोफेसर ओहलिन ने अपना एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रोफेसर ओहलिन की जो बुक है वह बुक है अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी ओहलिन की बुक का क्या नाम है। तो देखिए, ओहलिन की बुक क्या नाम है इसका, इसका नाम है अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये इनकी बुक का नाम है। तो ओहलिन की जो बुक है वह है अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत क्या हुआ, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है, भिन्न नहीं मानते हैं, यानी इंटर
रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत ओहलिन अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या मानते हैं? भिन्न नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक दशा माना है। उनके अनुसार तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है वह केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही लागू नहीं होता, बल्कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर भी लागू होता है। और जब ये अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर भी लागू होता है तो फिर क्या होता है? आप देखें, दूसरे शब्दों में उत्पादन की जो सापेक्षिक लागत है उस लागत के अंतर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जन्म का कारण नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इनके पीछे जो सापेक्षिक मूल्यों का अंतर है वह सापेक्षिक लाभ का विचार केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ही विशेष नहीं है, वरन यह उन व्यक्तियों के लिए या उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो एक आर्थिक इकाई की रचना करते हैं। ओहलिन के अनुसार तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही लागू नहीं होता, यह सभी व्यापारों पर लागू होता है, चाहे वह एक देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य हो अथवा एक ही क्षेत्र के बीच में हो। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो विश्लेषण है इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं और असम्पशन ओहलिन ने क्या क्या दी हैं। तो देखिए, असम्पशन के अंतर्गत ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का जो मूल्य है उस मूल्य के सामान्य सिद्धांत का विस्तार मात्र है। सामान्य साम्य मूल्य सिद्धांत यानी जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू को ओहलिन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में लागू किया। इसकी व्याख्या के लिए कुछ मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ तत्वों को आवश्यक माना है और इसमें पहला जो तत्व है या पहला जो पॉइंट है वह है केवल दो देश, दो क्षेत्रों पर ही विचार किया जा सकता है। उत्पादन के साधनों की गुणात्मक जो भिन्नता है उस भिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया है कि एक देश के मध्य साधन पूर्ण रूप से गतिशील हैं, पर दो या अधिक क्षेत्रों के मध्य साधन गतिशील नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट इन्होंने जो दिया वह यह है कि मात्र वस्तुओं को ध्यान में रखा गया है और पांचवें पॉइंट के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन या प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत एक स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली विद्यमान होती है। अब देखिए फिर पॉइंट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सामान्य सिद्धांत क्या है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित क्या चीज? सामान्य साम्य सिद्धांत। सामान्य साम्य सिद्धांत। अब जो हम अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो सामान्य साम्य का सिद्धांत है वह क्या है, इस पॉइंट का हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए
सामान्य साम्य सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वह विशेषताएं कई हैं, और उनके अंतर्गत सबसे पहली जो विशेषता है वह यह है कि राष्ट्रों या क्षेत्रों के मध्य जो विशिष्टीकरण है वह कैसे होता है। तो देखिए, व्यक्तियों की भांति ही राष्ट्रों या क्षेत्रों के मध्य विशिष्टीकरण संभव होता है। ओहलिन के अनुसार जिन कारणों से व्यक्ति विशिष्टता प्राप्त करते हैं और व्यापार करते हैं, उन्हीं कारणों से प्रदेश और राष्ट्र भी विशिष्टता प्राप्त करते हैं। अर्थात क्षेत्रों और राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे के साथ व्यापार और विशिष्टीकरण उन्हीं कारणों से किया जाता है जिनसे व्यक्ति विशिष्टीकरण करते हैं एवं व्यापार में भाग लेते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए हम अगर देखें तो कुछ व्यक्ति अपने स्वभाव से किसी भी कार्य को अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक योग्यता से कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति अच्छी बागवानी कर सकता है, एक व्यक्ति अच्छी बागवानी तो कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अच्छा अध्यापक भी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति की बागवानी करने की जो क्वालिटी है वह दूसरे अध्यापक की अपेक्षा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अध्यापक अकुशल बागवान भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वह जितना अच्छा पढ़ा सकता है उतनी अच्छी बागवानी नहीं कर सकता है। एक बागवान जितनी अच्छी बागवानी कर सकता है उतना अच्छा वह पढ़ा नहीं सकता है, इसलिए वहाँ वह अकुशल माना जाता है। अब आप अपने अनुकूल कार्यों में जो विशिष्टता है उस विशिष्टता को प्राप्त करना ही सब पक्षों के लिए लाभप्रद होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि उत्पादन सुविधाओं की भिन्नता क्या है। तो देखिए, उत्पादन की जो भिन्नताएं हैं उनमें उत्पादन सुविधाओं के भिन्न होने पर वस्तु कीमतों में अंतर दिखाई देते हैं, और ओहलिन के अनुसार उत्पादन सुविधाएं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती हैं। इसमें कीमतों की भिन्नता उत्पन्न होती है जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जन्म लेता है। किससे? इसी से अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वह जन्म लेता है। और फिर से चाहें आप एक बार देखें कि उत्पादन सुविधाओं के भिन्न होने पर वस्तु कीमतों में अंतर दिखाई देते हैं, और जब ये अंतर दिखाई देते हैं तो जो ओहलिन हैं उनके अनुसार उत्पादन की जो सुविधाएं हैं वह विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती हैं, और जब ये भिन्न भिन्न होती हैं तो इससे कीमतों में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, और जब कीमतों में विभिन्नता उत्पन्न होती है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म मान लेते हैं। थर्ड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है और वह पॉइंट है वस्तु कीमतों में भिन्नता। अब देखिए, वस्तु कीमतों में भिन्नता क्या होती है। जब दो क्षेत्रों में कीमतों की भिन्नता विद्यमान हो तो व्यापार संभव होता है, और जिस देश में साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों वहाँ वस्तु कम लागत पर उपलब्ध मानी जाती है। संभव है एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो तात्कालिक कारण है वह यह है कि वस्तुएं स्वतंत्र देश या स्वदेश में उत्पन्न करने की अपेक्षा
विदेश से कम कीमत पर मंगाई जा सकती हैं। एक चीज़ तो ये है कि हम अपने देश में उत्पन्न करें, एक ये है कि विदेश में उत्पन्न करें। अगर हम कपड़े का व्यापार करते हैं और अमेरिका से हम टेक्नोलॉजी का आयात करते हैं, अमेरिका को हम कपड़े का निर्यात करते हैं, तो दोनों ही देशों की जो आवश्यकताएं हैं वह एक दूसरे से पूरी होती हैं और इसी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म माना जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें आता है, वह यह है कि साधनों की जो करेंसी है उस करेंसी के प्रयोग में उसकी आवश्यकता है, यानी साधन करेंसी के प्रयोग की आवश्यकता। अब देखिए साधन करेंसी के प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यदि साधनों की सापेक्ष हम कीमतों को देखते हैं तो क्या होता है, पूर्ति दो क्षेत्रों में या दो क्षेत्रों के मध्य भिन्न भिन्न है, तो यह ज्ञात होता है कि कुछ वस्तुएं अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती होंगी, परंतु यह ज्ञात नहीं होता है कि किन किन वस्तुओं में व्यापार होगा। अतः प्रत्येक क्षेत्र में क्रेताओं के लिए यह आवश्यक है कि वह घरेलू रूप से निर्मित जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की कीमत का विदेश में निर्मित वस्तुओं की कीमतों से अंतर स्थापित करें, और जब ये अंतर स्थापित कर लेंगे तो इसके लिए एक सामान्य करेंसी का जो सामान्य करेंसी है उस करेंसी के प्रयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है और चीन में युआन चलता है। इस तरह से जो मुद्राएं हैं वह मुद्राएं एक देश में कोई चलती है, एक देश में कोई चलती है, एक देश में कोई चलती है। जब इस तरह की मुद्राएं चलती हैं तो इसके लिए एक करेंसी की आवश्यकता होती है। अब उस करेंसी में सारे पैसों को कन्वर्ट करने के बाद तब व्यापार हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है, और जब ये समस्या क्रिएट होती है तो फिर क्या होता है कि करेंसी का जो प्रयोग है उसके प्रयोग की जो आवश्यकता है वह जब दो देशों में भिन्न भिन्न करेंसी का प्रयोग लाया जा रहा है तो उनके मध्य विनिमय दर ज्ञात होनी आवश्यक है। और जब ये हमें ज्ञात हो जाएगा कि अगर हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी का आयात करेंगे तो अमेरिका को हम कौन सी वस्तु का निर्यात करेंगे, तो भारत में श्रम प्रधान वस्तुएं हैं, अमेरिका में पूंजी प्रधान वस्तुएं हैं। अमेरिका से अगर हम निर्यात करेंगे आयात करेंगे तो पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करेंगे, और अगर हम अमेरिका को किसी वस्तु का निर्यात करेंगे तो वो वस्तु हमारी कैसी होगी, श्रम प्रधान वस्तु होगी। और अगर इसी तरह से हम कपड़ा के मामले में विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं और अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकता है, और जब ये दोनों देश विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं तो व्यापार का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पारस्परिक मांग यानी रेसिप्रोकल डिमांड क्या है। अब इसी के अंतर्गत जो पॉइंट है रेसिप्रोकल डिमांड यानी पारस्परिक जो मांग है, उसके अंतर्गत साधन की कीमतों पर पारस्परिक जो मांग है उस मांग के द्वारा निर्धारित होती है। उसी प्रकार विनिमय दर भी पारस्परिक मांग की व्यक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अब यहाँ पारस्परिक मांग भी व्यक्तियों द्वारा निर्धारित होती है और विनिमय दर ऐसी होनी चाहिए कि दोनों क्षेत्रों में साधन पूर्ति, आंतरिक मांग और एक दूसरे की वस्तुओं के लिए पारस्परिक मांग की दी हुई दशाओं के अधीन आयात निर्यात बराबर हों। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है, वह पॉइंट है साधन कीमतों में साम्य। और साधन कीमतों में साम्य के अंतर्गत जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार के द्वारा साधन कीमतों में साम्य संभव होता है। क्यों?
क्योंकि विदेशी व्यापार द्वारा प्रचुर साधनों की कीमतों में कमी व दुर्लभ साधनों की कीमतों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति आती है। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन के साधनों की सापेक्षिक कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय भिन्नताओं को कम करता है, तथापि साधन कीमतें कभी भी पूर्णतः संभव नहीं हो सकती हैं। निष्कर्ष रूप में ओहलिन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के स्थान तत्व को प्रमुखता दी तथा अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य अंतर दो बातों पर आधारित माना है। और इसके अंतर्गत पहली जो बात है वह यह है कि स्थान संबंधी कारण क्या है, और दूसरा है साधनों की गतिशीलता एवं अगतिशीलता, यानी साधनों की गतिशीलता भी देखी गई है और अगतिशीलता भी देखी गई है, और स्थान संबंधी कारण भी देखे गए हैं। और जब ये कारण और मिल जाते हैं तो मूल्यांकन के रूप में हम देखते हैं कि ओहलिन ने यह स्पष्ट किया है कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार का जो तात्कालिक कारण दोनों क्षेत्रों की सापेक्षिक वस्तु कीमतों में असमानता का विद्यमान होना है। नेक्स्ट, ओहलिन के निष्कर्ष में 3 बातें विद्यमान हैं, और पहली जो बात है वह यह है कि एक समान साधन वाले जो देश हैं उन देशों के मध्य भी विशिष्टीकरण और व्यापार होना संभव है। क्यों? क्योंकि एक विस्तृत बाजार जिसमें घरेलू और विदेशी बाजार सम्मिलित हैं, विस्तृत पैमाने पर उत्पादन की प्रेरणा प्रदान करते हुए मितव्यताएं प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उत्पादन की बड़े पैमाने की जो मितव्यताएं हैं वह अंतर क्षेत्रीय विनिमय के लिए एक अतिरिक्त आधार प्रस्तुत करती हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि ओहलिन के अनुसार भूमि, श्रम, पूंजी का जो स्वरूप है उस स्वरूप में गुणात्मक विभिन्नताएं होने के कारण अंतर क्षेत्रीय व्यापार को विभिन्न वर्गों में रखा जाता है। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत ओहलिन ने यह स्पष्ट किया कि यातायात व्यय व्यापार की मात्रा में कमी करते हैं। क्या कमी करते हैं? संक्षिप्त में हम देखते हैं कि अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर केवल परिमाण का है, और इसलिए अंतर क्षेत्रीय जो व्यापार है उस व्यापार का जो सिद्धांत है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू होता है। फिर बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें भिन्नताप्रद विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्नताप्रद विशेषताएं, विभिन्नताप्रद विशेषताएं, यानी डिफरेंट टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंतर्गत? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत, यानी इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके अंतर्गत डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या विशेषताएं क्या हैं। अब देखिए, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्नताएं हैं वह विभिन्नताएं के अंतर्गत एक देश के निवासियों के मध्य होने वाले वस्तु व सेवाओं के विनिमय को अंतर क्षेत्रीय व्यापार एवं एक दिए हुए देश एवं क्षेत्र विशेष के निवासियों के
मध्य होने वाले वस्तु व सेवाओं के विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। फिर से एक बार देखें कि एक देश के जो निवासी हैं उन निवासियों के मध्य होने वाले वस्तु एवं व सेवाओं के जो विनिमय हैं उन विनिमय को हम अंतर्क्षेत्रीय कहते हैं। और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार की श्रेणी है, लेकिन अगर यही व्यापार दो देशों के मध्य किया जाता है या शेष विश्व के मध्य अगर किया जाता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य जो अंतर है उस अंतर को हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु है वह यह है कि साधनों की गतिशीलता क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? साधनों की गतिशीलता। अब देखिए, साधनों की गतिशीलता के अंतर्गत अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उस व्यापार के मध्य अंतर स्पष्ट करने हेतु क्या करना है? क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के साधनों को भौगोलिक गतिशीलता का आधार लिया है। उनकी मान्यता थी कि किसी राष्ट्र के मध्य उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों को स्वतंत्र रूप से गतिशील होना चाहिए। यदि आंतरिक गतिशीलता पूर्ण रूप से विद्यमान ना हो तो उत्पादन के सभी जो साधन हैं ऐसे क्षेत्रों की ओर गतिशील होंगे जहां प्रतिफल की जो उच्च दर प्राप्त होती है उधर हो जाएंगे। पूर्ण भौगोलिक गतिशीलता के आदर्श स्वरूप में साधन कीमतों में अंतर क्षेत्रीय अंतर नहीं पाए जाते। साधन ऐसे क्षेत्रों की ओर गति करते हैं जहां उनकी कीमतें अधिक हों और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक क्षेत्रों के मध्य साधन कीमतों का जो अंतर है वह अंतर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता है। अब बात आती है कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं उन अर्थशास्त्रियों ने देश के भीतर पूर्ण साधन गतिशीलता एवं विभिन्न क्षेत्रों के मध्य शून्य गतिशीलता की परिकल्पना क्यों की? तो देखिए, इसके अंतर्गत जब इन्होंने शून्य गतिशीलता की परिकल्पना की परंतु उन्होंने यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि राष्ट्रीय सीमाओं से परे साधनों की जो गतियां हैं वह लगातार होती रहती हैं। श्रम एवं पूंजी भी एक देश से दूसरे देश को गतिशील होते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य जो साधनों की गतिशीलता है उसका जो अंतर है वह मुख्यतः साधन गतिशीलता के अंश को निरूपित करता है। आंतरिक साधन गतिशीलता का जो अंश है वह अंतर्राष्ट्रीय साधन गतिशीलता के अंश से हमेशा अधिक होता है। फिर आगे पॉइंट आता है कि जो उत्पादन है उस उत्पाद की गतिशीलता क्या है। तो देखिए, दूसरा पॉइंट है उत्पाद की गतिशीलता। सामान्यतः एक देश के जो मध्य में या एक देश के मध्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर होने वाली जो वस्तु हैं वह सेवाओं की जो गतियां हैं वह स्वतंत्र होती हैं। वस्तु व सेवाओं की स्वतंत्र आवागमन में जो आंतरिक बाधाएं आती हैं वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के मध्य की दूरियां व यातायात लागतों से संबंधित हैं। इन्हें व्यापार की प्राकृतिक बाधाएं भी कहते हैं।
दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश से दूसरे देश की ओर होने वाले वस्तु व सेवाओं की जो गतियां हैं वह स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों? नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो पॉइंट आता है वह है आर्थिक वातावरण। अब देखिए आर्थिक वातावरण में क्या है, सामान्यतः एक देश में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण व राजस्व जो है वह यानी जो वित्त है वह वित्त को प्रभावित करने वाली जो नीतियां हैं उन नीतियों का जो ढांचा है वह न्यूनाधिक एक जैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसी प्रकार ब्याज दर, मजदूरी एवं कीमत नीतियों का जो स्वरूप है वह एक रूप होता है। एक देश में उत्पादन तकनीक और साधन अनुपात, साधन कीमतें, अंतः संरचनात्मक जो सुविधाएं हैं वह सुविधाएं व उत्पादन फलन भी किसी सीमा तक एक जैसे माने जाते हैं। दूसरी ओर क्या होता है, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सभी संदर्भों में विभिन्नताएं देखी जाती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार की जो प्रवृत्तियां हैं वह प्रवृत्तियां भिन्न होती हैं। राष्ट्रीयता की भावना के बढ़ने के साथ ही एक देश संप्रभुता की भावना से प्रभावित होता है। ऐसे में वह अपनी आंतरिक व्यवस्था एवं बाह्य संबंधों में दूसरे देश के हस्तक्षेप को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उस व्यापार की जो गतियाँ है वह सीमित होती है, और जब व्यापार की गति सीमित होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापार से एक दूसरे दोनों देशों को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है वह है विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ। अब देखिए विभिन्न राजनीतिक इकाइयों के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक राष्ट्र की जो राजनीतिक विचारधारा है वह भिन्न होती है, जिससे क्या होगा, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य ध्रुवीकरण एवं गुटों में विभक्त रहने की स्थिति दिखाई देती है। शक्तिशाली एवं जो समृद्ध देश हैं वह अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधारा को दूसरे देशों पर थोपना चाहते हैं, और जब ये दूसरे देशों पर थोपना चाहते हैं तो इससे क्या होता है, आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ देश ऐसी नीतियां भी अपनाते हैं जो दूसरे देशों के हितों पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। फिर आता है मौद्रिक इकाइयों की भिन्नता। अब देखिए मौद्रिक इकाइयों की भिन्नता क्या है, तो इसमें एक देश में के मध्य क्या होता है, मौद्रिक एवं वित्तीय नीति सभी प्रदेश या क्षेत्रों हेतु एक रूप होती है। एक देश में लेन देन का जो व्यवहार है वह एक करेंसी द्वारा होता है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि विभिन्न देशों के मध्य व्यापार होने पर मौद्रिक इकाइयाँ करेंसी के भिन्न होने के कारण विनिमय दर के निर्धारण की जो समस्या है वह उत्पन्न होती है, और जब ये समस्या उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है, तब घरेलू व्यापार में करेंसी परिवर्तनीयता की जो समस्या है वह उत्पन्न होती है, और ये जो परिवर्तनीयता की जो समस्या है यह एक देश दूसरे देश दोनों में ही हो जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो प्रवृत्तियां हैं वह उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में पर्याप्त अंतर है, और इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत
का पृथक रूप से अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। निष्कर्ष रूप में देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी अधिक परिवर्तन हुए। उसका कारण था कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में होने वाली उथल पुथल अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं विनिमय दरों के सिद्धांत को शामिल किया जाता है। साथ ही विश्व की आर्थिक हलचलें, परिस्थितियां एवं दशाओं में इतना अधिक बदलाव हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में भी परिवर्तन एवं सुधार होते रहे हैं। धन्यवाद। इसके अंतर्गत ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। आप भी सब्सक्राइब करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुझे कमेंट बॉक्स में आपका हर दिन इंतज़ार रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।